हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे कि सौंदर्य की दृष्टि में क्या सौंदर्य की दृष्टि में कला क्या है, कि सौंदर्य शास्त्रियों ने कला किसे माना है, क्या है कला आखिरकार। तो हम वो चीज़ आज देखेंगे। ठीक है, चलिए। मैं इसकी वीडियो एकदम 20-20 मिनट के बना रहा हूँ, जिससे आप जो है असहज न महसूस करें, क्योंकि इनमें शब्द का चयन जो लेखक हैं शुद्ध शुद्ध हिंदी का यूज किए हैं, प्रयोग किए हैं, तो इसलिए एक दो बार पढ़ने में जो है हम लोगों को समस्या होती है, इसलिए हम छोड़ के भाग जाते हैं। तो 10-20 मिनट का बात है, अगर भाग जाओगे तो भागते ही रहोगे, और अगर एक बार सुन लिए जान लिए तो ऐसे शब्दों का प्रयोग आप देखेंगे कि परीक्षाओं में बहुत होता है। तो इसलिए भैया आराम से सुन लिया, देख लिया, पढ़ा, ऐसी ऐसी चीज़। चलो देखते हैं। पाश्चात्य साहित्य शास्त्र व सौंदर्य शास्त्र में कला का समानार्थी शब्द आर्ट है। ठीक है, आर्ट जो लैटिन भाषा के आर्स शब्द से उत्पन्न हुआ है। इसका शाब्दिक अर्थ कौशल या प्रवीण है। हीगल ने कला को दो भागों में बांटा, एक उपयोगी कला और एक ललित कला। ललित कला में वर्गीकृत दार्शनिक आवरण दे दिया। ललित कला के तात्पर्य हैं वे कलाएं जो सुंदर से संबंध हैं, अर्थात उन समस्त कलाओं को ललित कला कह सकते हैं जो सुंदर को अभिव्यक्ति देती है। किंतु कला को परिभाषित करते समय यह ध्यातव्य है कि कला व सौंदर्य एक ही नहीं है, कि कला और सौंदर्य एक नहीं है, क्योंकि कला अनिवार्य रूप से सौंदर्य नहीं है। ठीक है, लेकिन सौंदर्य, देखिए बहुत अच्छी ये चीज़ लिखा है, कला सौंदर्य नहीं है लेकिन सौंदर्य ही कला है। यही चीज़ ये लिख रहे हैं अलग अलग शब्दों में। तो देखिए, कला के अनेक पहलू हैं, अनेक दिशा हैं, विभिन्न दिशाओं में अनेक उद्देश्य तथा विशेषताएं हैं। इन विविधताओं में कला क्या है, ये प्रश्न उठता है कि जो जब कई प्रकार की दिशा हैं, कई प्रकार के व्यक्ति हैं, कई प्रकार के विचार हैं, तो आखिरकार ये कला क्या है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसी प्रश्न जैसे कि हम यह पूछते हैं कि जीवन क्या है, जैसे हम पूछते हैं भैया जीवन क्या है, वैसे कला के संदर्भ में दो प्रश्न उठते हैं। कला के लिए कला है तथा कला जीवन के लिए है। ध्यान दीजिए, कला के लिए कला है और जीवन के लिए कला जीवन के लिए है। अर्थ समझ पा रहे हो? कला के लिए कला का मतलब बताओ। जैसे हुनर के लिए हुनर है, वैसे कला के लिए कला है। और कला जीवन है, यानी कि सभी कलाएं जो कुछ आप सीखे रहते हैं वो जीवन में काम आती है। आगे देखते हैं, भी समझ जाएंगे। कला और जीवन को पृथक नहीं किया जा सकता, यानी अलग नहीं किया जा सकता। कला में प्रत्येक स्थान एवं काल में जीवन का स्पंदन छिपा है, यानी जीवन का महत्व छिपा है, वैल्यूज छिपा है, उसका उपयोगिता है। जैसे स्पंदन शब्द आ गया तो ये सब बहुत परीक्षाओं में आ जाएगा, बच्चे एक बार दिमाग चकरा जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ पढ़ते सुनते चलो, जिसकी प्रस्तुति में विभिन्नता हो सकती है। अब कला रूप की अगर हम देखें तो कला रूप की सृजना करती है, यानी बनाती है, सृजन करती है। अरूप को रूप देती है, अव्यक्त को व्यक्त करती है। जन साधारण कला को मनोविनोद का साधन मानते हैं, अर्थात मन को आनंद देने वाला विष्ट-नोदन। यद्यपि मनोविनोद ही साधारण बात नहीं है, तथापि कला मनोनिर्माण अर्थात मन का निर्माण करती है। सृजन ही कला का सार है और सृजन का सर्वस्व है। नूतन चेतना का आविर्भाव
नए आयाम और स्फूर्ति का उदय है। क्या कहते हैं, नूतन चेतना का जो आविर्भाव है या निर्माण है वो नए आयाम और स्फूर्ति का उदय है, यानी कि शुरुआत है। कला व्यापक है। क्या, कला विस्तृत है, व्यापक है। कला केवल चित्र, संगीत, मूर्ति कला ही तक सीमित नहीं है। स्वर, शब्द, रेखा, रंग, आकार, आयाम, सज्जा, अलंकार आदि सभी में अपनी समुची रूप संपदा व रूप विधान को लेकर प्रकट होती है। अंतर केवल माध्यम का है। क्या, अंतर जो है वो सिर्फ और सिर्फ माध्यम का है कि किस माध्यम में क्या है, बस और कुछ नहीं। तो जो यहाँ पर कलाकार हुए, अब तक देखिए हमने पढ़ा कलाकार ने सौंदर्य को क्या कहा। अब देखते हैं कि पाश्चात्य कलाकार और भारतीय हमारे कलाकारों ने कला को क्या कहा है। तो पाश्चात्य तथा भारतीय विद्वानों ने कला को अनेक रूपों में परिभाषित किया है। जैसे हम प्लेटो की बात करें, प्लेटो ने कहा कि कला सत्य की अनुकृति है, यानी सत्य की नकल है। कला में ईश्वर द्वारा निर्मित सृष्टि को ही सत्यापित करते हैं, यानी कि जो ईश्वर ने बनाया है हम उसी को जो है देखते हैं, ये कला है। ठीक है। और अरस्तु ने कहा है कि कला अनुकरणीय है। कला का सामान्य प्रत्यय को रूपायित किया जाता है क्योंकि विशिष्ट की अनुभूति उचित तथा संभव नहीं है। क्या, उचित तथा संभव नहीं है। प्लॉटिनस ने कला को इंद्रिय कल्पना न मानकर, क्या, इंद्रिय कल्पना न मानकर बौद्धिक कल्पना माना है। उन्होंने कहा कि जो ये ईश्वरीय कल्पना है ये नहीं है कला, जो बुद्धि से विचार से निकलता है उभरता है ये कला है। बामगार्टन ने कहा कला प्रकृति की अनुभूति है। क्या, प्रकृति की अनुभूति है, मतलब जो प्रकृति में उसे अगर हम महसूस कर पा रहे हैं तो यही कला है। देखो नए नए शब्द मिल रहे हैं ना। तो बामगार्टन ने कहा कला प्रकृति की अनुभूति है जो हम महसूस करते हैं। और हीगल ने कहा कि कला भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। उन्होंने कहा कि ये जो अगर पहाड़ है तो पहाड़ को हम किस तरह से व्यक्त करेंगे, यही माध्यम तो कला है। लोग कहते हैं ना कि ये अपनी बातें कितना सफाई से लोगों को समझा देता है ना, कि ये अपनी बातों से सबको मोहित कर लेता है, तो ये भी तो एक कला है। तो यही कहते हैं कि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम जो होता है वही कला है। और कुरेशे ने कला को बाह्य प्रभाव की अभिव्यक्ति माना। इन्होंने कहा कि जो बाहरी प्रभाव है उसको महसूस करना, उस पर विचार देना ही अभिव्यक्ति ही कला है। और अगर हम अब फ्रेडरिक नीत्शे को माने, या इनको अगर हम सुनते हैं फ्रेडरिक नीत्शे को, तो फ्रेडरिक नीत्शे ने कला को आत्मा अभिव्यक्ति कहकर परिभाषित किया कि हमारी आत्मा की जो अभिव्यक्ति होती है, आत्मा की जो सोच होती है, आत्मा जो महसूस करती है वही कला है। देख रहे हो कैसे कैसे शब्द मिल रहे हैं। और फ्रायड ने जो मनोविज्ञान के स्तर पर कला की कल्पना, फ्रायड जानते हो मनोवैज्ञानिक हैं, तो इन्होंने कल्पना का संपूर्ण क्षेत्र अर्धचेतन मस्तिष्क की क्रिया को माना है। न अवचेतन न पूर्ण चेतन, इन दोनों के बीच का जो खंड है अर्धचेतन, इसे ही इन्होंने कला की मस्तिष्क माना है, मस्तिष्क की क्रिया माना है। अगर हम कलिंगवुड के अनुसार देखें तो इन्होंने कहा कि कला जीवन की आधारशिला है। क्या, जो कला है वह जीवन की आधारशिला है, इसके बिना हम नहीं रह सकते। तो यही एक है कि कला जीवन का आधारशिला है। संपूर्ण जीवन में अनुभव की समग्र अभिव्यक्ति, क्या, अनुभव की समग्र अभिव्यक्ति है। व्यक्ति और समाज, इन्होंने कहा कि समग्र अभिव्यक्ति है। व्यक्ति और समाज जो है कि चेतना एक महत्वपूर्ण क्रिया है। इन्होंने कहा एक महत्वपूर्ण क्रिया है। और रस्किन ने कहा कि ईश्वर कला को ईश्वर की कृति के प्रति मानव आवाहन अवहाद की अभिव्यक्ति है। इन्होंने कहा कला जो ईश्वर के प्रति हम लोग अभिव्यक्ति देते हैं, आवाहन करते हैं, यही तो कला है। और टॉल्स्टॉय
के अनुसार इन्होंने कहा कि अपने भावों को क्या इन्होंने कहा अपने भावों को इस प्रकार अभिव्यक्त करना कि प्रेक्षक में वही भाव उत्पन्न हो, यही कला है। अब जैसे हम लोग क्या कहते हैं कि आमिर खान, शाहरुख खान, ये लोग बहुत अच्छे कलाकार हैं। तो क्यों? क्योंकि अगर ये रोने का सीन करते हैं तो कहीं न कहीं हम लोग को दुख होता है कि देखो ये रो रहा है। ऐसे जैसे आप जब स्वर्ग फिल्म देखेंगे तो उसमें गोविंदा इतनी अच्छी एक्टिंग करता है कि आप खुद रोने लगोगे, क्योंकि उसको जब मैं देखता हूँ तो मुझे खुद रोना आ जाता है। तो यही चीज़ कहते हैं टॉल्स्टॉय कि अपने भावनाओं को इस प्रकार व्यक्त करना कि प्रेक्षक को वही भाव उत्पन्न हो, वही कला है। कि जैसे अगर मुझे दुख है तो मैं अपने विचार से, हाव भाव से इस तरह से प्रदर्शित करूं कि तुम्हें भी एहसास हो कि नहीं भाई ये लड़का दुख में है, यही कला है। अब हर्बर्ट रीड ने कला को क्रीड़ा माना है। उन्होंने कहा जो कला है ना ये खेल है, जैसे चित्र बनाना खेल है, दौड़ना खेल है, साइकिल चलाना खेल है, और जितने भी चीज़ कलाओं के अंतर्गत आते हैं ये सब तो खेल है, इसे खेल खेल में सीखा जा सकता है, ये हर्बर्ट रीड कहते हैं। लैंगर ने कला दर्शन की दृष्टि में भावना का अर्थ प्रभाव पक्ष को महत्व दिया तथा प्रभाव पक्ष के विवेचन विश्लेषण को ही सौंदर्य शास्त्र का प्रधान विवेच्य विषय माना है। अब अगर हम भारतीय दर्शन को देखें कि हमारे भारतीय में क्या कहा है, कला को लेकर उनके क्या विचार हैं, तो भारतीय दृष्टिकोण में साहित्य को, ठीक है, साहित्य से भारतीय दृष्टि से साहित्य और कला के समान भाव रस तत्व एक ही माना है। भारत में कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। इसमें लिखा है कला यथा सफ मग सृण सा नया मति, ठीक है, कला यथा सफ मग सृण सा नया मति। ब्रह्मसूत्र में कहा गया है कि अरूप देव हित सुधानत्वात्, अर्थात जो आंतरिक भाव को कलात्मक रूप से अभिव्यंजित करे वही कला है। न तज ज्ञानम न तज तिच्छम न सा विद्या न सा कलाम। प्रथम शताब्दी में भरत मुनि ने कला की यथार्थवादी परिभाषा प्रस्तुत की है। अभिनवगुप्त का मानना है कि व्यंजना तथा ध्वनि रसानुभूति का स्वरूप तथा काव्य का लक्ष्य है। अब अगर हम डॉक्टर श्याम सुंदर को माने तो जिस अभिव्यंजना में आंतरिक भाव का प्रकाशन तथा कल्पना का योग रहता है वही कला है। इन्होंने कहा कि जो हमारे अंदर के भाव जो उठते हैं वो और बाहरी क्रिया दोनों को मिलाकर जो प्रस्तुत होता है वही तो कला है, ठीक है। अब केसी पांडे ने क्या कहा है हम वो देख लेते हैं। तो केसी पांडे ने कहा कि कला वह मानवीय क्रिया है जिसका विशेष लक्षण गहन निरीक्षण, गणन अथवा संकलन करना, मनन चिंतन करना, स्पष्ट रूप प्रकट करना, यही कला है। इन्होंने कहा मानव जो क्रिया करता है, गिनना, खेलना, चिंतन करना, मनन करना, यही सब कला है। जयशंकर प्रसाद ने कहा, लेकिन जयशंकर प्रसाद ने कहा कि ईश्वर की काव्य शक्ति का संकुचित रूप जो हमें बोध हेतु मिलता है वह कला है। इन्होंने कहा कि ईश्वर के कर्तव्य शक्ति का संकुचित रूप जो हम बोध करते वही कला है। और जैनेन्द्र का मत है कि कला वस्तुतः शिवत्व की उपलब्धि है या उपलब्धि हेतु सत्य की सौंदर्यगामी अभिव्यक्ति है। क्या किसने कहा? जैनेन्द्र ने। भोलानाथ तिवारी ने कहा, इनके मत हैं कि शारीरिक या मानसिक कौशल जिसका प्रयोग किसी कृत्रिम निर्माण में किया जाता है वही कला है। बहुत अच्छा। इन्होंने कहा शरीर से और मन से कोई भी कौशल के द्वारा अगर हम कोई कृत्रिम या कोई निर्माण करते हैं तो वही तो कला है। पेंटिंग बनाते हैं तो हाथ का प्रयोग और मस्तिष्क दिमाग का प्रयोग होता है, कैसे लाइन खींचेंगे। घर बनाएंगे तो भी दिमाग से, तो जिसमें दिमाग और हाथ दोनों लगाया जाता है वही कला है।
पाश्चात्य दर्शन शास्त्र में कला को दो भागों में विभाजित किया गया है, उपयोगी कला और ललित कला। हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। उपयोगी कला का जो संबंध रहा है, किसका? उपयोगी कला का जो संबंध रहा है, ठीक है, उपयोगी कला का संबंध शिल्प कला से था, जिसमें उपयोगिता तथा नैतिक अपेक्षित ललित कला की आवश्यकता नहीं है कि उपयोगी हो। समझ गए? ललित कला भाव की अभिव्यक्ति है, जबकि शिल्प कला कौशल है। देखो, ललित कला तुम्हारे अंदर की जो भाव है वो निकलता है तो ललित कला है, और जो तुम्हारे कौशल है, जो तुम हाथ से करते हो कलाकारी, ये उपयोगी कला है, उपयोगिता है, ठीक है। भारतीय कला विभाजन में उपयोगी तथा ललित कला का विभाजन कभी नहीं रहा। उपयुक्त विधित विचारकों ने ध्यान में रखते हुए कला को 3 अर्थ निश्चित किए हैं, और वो 3 अर्थ क्या क्या हैं हम वही चीज़ें यहाँ पर देख लेंगे थोड़ा सा। देखिए, कला एक प्रक्रिया है जो सहज तथा सम्मित है। क्या? जो सहज तथा सम्मित है। यह प्रकृति की प्रक्रिया से भिन्न तथा विपरीत है। कला प्रकृति को नियंत्रित करने वाली एक बौद्धिक पद्धति है। कला जो है प्रकृति की को नियंत्रित करने वाली एक बौद्धिक पद्धति है। मानवीय क्रिया कलाओं की दृष्टि से कला का क्षेत्र शिल्प, स्थापत्य, उद्योग, औषधि विज्ञान, धर्म एवं शिक्षा तक विस्तृत है। तो एक तो ये हो गया, और जो दूसरा नंबर है, ठीक है, दूसरा नंबर क्या बताया गया है वो देख लीजिए। तो दूसरा नंबर के विषय में बताया गया है, नंबर 2 आप देख रहे हैं, सामाजिक सिद्धांत का सौंदर्य शास्त्र की दृष्टि से कला का विभाजन। क्या? सामाजिक सिद्धांत का सौंदर्य शास्त्र की दृष्टि से कला का विभाजन ललित कला तथा उपयोगी कला। कौन कौन? ललित कला तथा उपयोगी कला दोनों वर्गों में किया जाता है। ललित कला किसी बाहरी उद्देश्य को पूरा नहीं करती। उपयोगी कला हमारे चारों ओर के वातावरण तथा वस्तुओं को प्रभावित करती है, तथापि कुछ कृतियों में दोनों के गुण मिल सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो उपयोगी कला है वो हमारे आसपास होती है, जैसे घर, मकान, पहाड़, ये सब आसपास है, मंदिर बनाना, तो ये उपयोगी कला है। और जो हमारे आंतरिक विषय में है वो ललित कला है। लेकिन कभी कभी हमारे आंतरिक और बाह्य दोनों गुण भी किसी कला में दिखाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति जो है एक हाथ से 5-6 रिंग को उछालता है, तो ये उपयोगी और ललित दोनों में आएगा, क्योंकि ये अपने मस्तिष्क, जो आप देख रहे हैं इसमें उसके मस्तिष्क का भी प्रयोग है और शरीर का भी, तो इसीलिए कहे हैं कि दोनों के गुण मिल सकते हैं। अब हम तीसरा नंबर देखते हैं, कला कोई एकार्थवादी नहीं है, यानी कि एक अर्थ कला का नहीं है। कलाएं अनेक हैं। उदाहरण, चित्रांकन की ललित कला, कालीन बुनने की उपयोगी कला आदि। रचना की प्रक्रिया के अनुसार ही कृत का नामकरण किया गया है, यानी कि जिस तरह जैसे रचना होगा उसका वैसे ही नाम रखा गया है, ठीक है, ये कहना है। तो अब हमारा है ललित कला का अंतर संबंध, ठीक है, तो इसको हम अलग वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखना, टेक केयर दोस्तों।